नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। कर्नाटक के बेलगावी में आज पीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 13वीं किस्त की लगभग 16,800 करोड़ रुपए की राशि 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्विकसित बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इस रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। लोंडा बेलगावी घाट प्रभा खंड के बीच रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजना एक अन्य ऐसी रेलवे परियोजना है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा बेलगावी में राष्ट्र को समर्पित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेलगावी में रोड शो के दौरान भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। लोग लोकप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों तरफ खड़े दिखाई दिए। प्रधानमंत्री ने आज शिवमोगा में 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने एक नवनिर्मित हवाई अड्डे का भी निरीक्षण किया। ये हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसमें प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभाल सकने की क्षमता है। प्रधानमंत्री ने शिवमोगा एयरपोर्ट को नेचर, कल्चर, एग्रीकल्चर की धरती के लिए नई शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि बीते 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट देश में बनाए गए हैं। वहीं भाजपा की नीति ने घाटे घोटाले वाले एयर इंडिया की दशा बदली है। प्रधानमंत्री ने 2 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें शिवमोगा शिकारीपुरा रानेबेन्नूर नई रेलवे लाइन और कोट गंगरू रेलवे कोचिंग डिपो शामिल है। नई रेलवे लाइन 990 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। ये बेंगलुरु मुंबई मेन लाइन के साथ मलनाड क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। कोटे गंगरू रेलवे कोचिंग डिपो को भी 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। यहां रखरखाव का काम किया जाएगा। 950 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बहुग्राम योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी जल जीवन मिशन के तहत किया गया। गौतमपुरा और अन्य 127 गांवों के लिए बहुग्राम योजना का उद्घाटन किया। वहीं 3 अन्य बहुग्राम परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। बहुग्राम योजनाओं की लागत 860 करोड़ रुपए है। इससे 4.4 लाख आबादी को लाभ होगा। पाइप के जरिए उनके घरों तक पीने का पानी पहुंचेगा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत शिवमोगा के लिए 895 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 44 परियोजनाओं का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जिसके तहत एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, रिवर फ्रंट विकास सहित 110 किलोमीटर लंबाई वाले 8 स्मार्ट रोड पैकेज भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने सड़क विकास की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ये 215 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं में बयंदूर रानेबेन्नूर राष्ट्रीय राजमार्ग 766C पर शिकारीपुरा शहर के लिए नई बाईपास सड़क का निर्माण, मेगरावल्ली से अगुम्बे तक राष्ट्रीय राजमार्ग 169A का चौड़ीकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग 169 पर तीर्थहल्ली तालुक के भारतीपुरा में नए पुल का निर्माण शामिल है। प्रधानमंत्री ने आज रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंचना पर आज बजट वेबिनार को संबोधित किया। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित होने वाली पहलों के कारगर क्रियान्वयन के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने के क्रम में सरकार द्वारा आयोजित 12 बजट उपरांत वेबिनारों में से ये चौथा वेबिनार है। प्रधानमंत्री ने बजट पर संसद में होने वाली बहस के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार ने इससे एक कदम आगे बढ़ाया है और पिछले कुछ सालों में सरकार ने बजट के बाद हितग्राहियों के साथ गहन विचार विमर्श की एक नई परंपरा शुरू की है। उन्होंने कहा ये कार्यान्वयन और समयबद्ध आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे करदाताओं के धन की पाई का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास के लिए धन के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है। सुशासन और वांछित लक्ष्यों के लिए निरंतर निगरानी के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हम सुशासन पर जितना बल देंगे, अंतिम छोर तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य उतनी ही आसानी से पूरा हो जाएगा। उन्होंने मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण और वैक्सीन कवरेज व कोरोना महामारी के मद्देनजर नए सोच विचार का उदाहरण दिया और इस तरह अंतिम छोर तक आपूर्ति में सुशासन की शक्ति का परिचय दिया।
परिपूर्णता की नीति के पीछे की सोच के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतिम छोर तक पहुंचने की दृष्टि और परिपूर्णता की नीति एक दूसरे की पूरक हैं। उन्होंने कहा कि पुराने परिदृश्य में सब कुछ इसके उलट था, जहां गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार के पीछे दौड़ना पड़ता था, लेकिन अब सरकार गरीबों के द्वार तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिस दिन हम ये तय कर लें कि हर क्षेत्र में हर नागरिक तक हर बुनियादी जरूरत पहुंचाई जाएगी, तब स्थानीय स्तर पर कार्य संस्कृति में हम बड़ा बदलाव आता देखेंगे। परिपूर्णता की नीति के पीछे यही भावना काम कर रही है। जब हमारा लक्ष्य हर व्यक्ति तक पहुंचना है, तब भेदभाव और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी और तभी हम अंतिम छोर तक पहुंचने का लक्ष्य पूरा करने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना की चर्चा की, जिसके जरिए रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ा गया। उन्होंने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, गांव के 5 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और टेलीमेडिसिन का भी उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में जनजातीय और ग्रामीण इलाकों के अंतिम छोर तक पहुंचने के मंत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में जल जीवन मिशन के लिए करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि 60,000 से अधिक अमृत सरोवरों पर काम चालू हो चुका है, जिनमें से 30,000 सरोवरों का निर्माण हो गया है। प्रधानमंत्री ने हितग्राहियों से आग्रह किया कि वो मजबूत मगर सस्ते मकान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के साथ साथ आवासन को जोड़ने के तरीकों पर चर्चा करें। वो सौर ऊर्जा से लाभ उठाने के आसान तरीकों को खोजने और शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में लागू करने योग्य ग्रुप हाउसिंग के मॉडलों पर भी चर्चा करें। उन्होंने कहा कि इस साल के बजट में गरीबों के लिए मकान बनाने के मद्देनजर 80,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बार देश इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश के जनजातीय समाज की विशाल क्षमता को आगे ला रहा है। इस बजट में जनजातीय विकास को प्रमुखता दी गई है। एकलव्य आवासीय विद्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति के लिए भारी प्रावधान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इन स्कूलों के शिक्षकों व छात्रों के फीडबैक को देखें और ये विचार करें कि इन स्कूलों के छात्रों को कैसे बड़े शहरों का अनुभव कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार जनजातीय समुदायों के सबसे अधिक वंचितों के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमें देश के 200 से अधिक जिलों में 22,000 से अधिक गांवों के अपने जनजातीय मित्रों को तेजी से सुविधाएं उपलब्ध करानी है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में पसमानदा मुसलमानों का भी उल्लेख किया। इस बजट में सिकिल सेल से पूरी तरह मुक्ति पाने का भी लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा, इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र की सोच अपनानी होगी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी हर हितग्राही को तेजी से काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतिम छोर तक पहुंचने के संदर्भ में एक सफल मॉडल के रूप में उभरा है। इस सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के 500 उपखंडों में एक आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने सहयोग नहीं किया, इसलिए कम से कम 5 दिन की रिमांड दी जाए। सीबीआई की दलील थी कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति में बदलाव कर शराब व्यवसायियों को फायदा पहुंचाया। होलसेल प्रॉफिट 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भाजपा ने कहा, जांच एजेंसी ईमानदारी से भ्रष्टाचारियों पर कानून के तहत कार्रवाई करती है। दूसरी तरफ कट्टर बेईमान और अराजक अपराध पार्टी आप न संविधान का सम्मान करती है, न न्यायालय का सम्मान करती है और न जनता का सम्मान करती है। दिल्ली आबकारी नीति का मामला पिछले साल उस समय सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बारे में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। उन्होंने आबकारी नीति में अनियमितताओं का हवाला देते हुए जांच कराने की सिफारिश की थी। नागालैंड और मेघालय दोनों राज्यों में आज 85% से ज्यादा लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नागालैंड में 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2291 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही 4 महिलाओं सहित 183 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। मेघालय में 59 विधानसभा क्षेत्रों के 3,419 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर कुल 369 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद कर दी। मेघालय के पश्चिम खसी हिल्स जिले में नोंगस्टोइन में महिला मतदान केंद्र बनाया गया, जहां बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। पिंक बूथ होने के कारण इस मतदान केंद्र को महिलाओं द्वारा ही संचालित किया गया।
माउथेंकुट में इको फ्रेंडली मतदान केंद्र बनाया गया। प्रकृति के खूबसूरत नजारों के बीच सुबह से ही मतदाताओं ने यहां अपनी भागीदारी दर्ज कराई। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के तहत त्रिपुरा के बाद मेघालय और नागालैंड में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का काम संपन्न हो गया। मतगणना 2 मार्च को होगी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत वुमेन 20 या W20 इंसेप्शन मीटिंग आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू हुई। इस 2 दिवसीय बैठक का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कृष्ण राव कराड और भारत के G20 शेर्पा अमिताभ कांत की मौजूदगी में की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हर बार जब एक महिला अपने लिए खड़ी होती है तो वो सभी महिलाओं के लिए खड़ी होती है। बैठक के पहले दिन 5 प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इनमें नैनो, माइक्रो और स्टार्टअप उद्यमों में महिलाओं का सशक्तिकरण, क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन में चेंज मेकर्स के रूप में महिलाओं की भूमिका, जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व, डिजिटल खाई को पाटना और 5वां महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास शामिल है। पथ प्रदर्शक कहानियों और महिलाओं की यात्रा पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया गया। बैठक में शामिल प्रतिनिधि एलोरा की शानदार गुफाओं का भी दौरा करेंगे। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण सिक्किम राज्य के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पश्चिमी सिक्किम में पीएम डिवाइन योजना के तहत किया गया आवंटन सफल है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि सिक्किम के लोगों के अधिकार और विशेषाधिकार अब भी बरकरार हैं। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पिछले साल 15 दिसंबर को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मुख्यपीठ ने रक्षा सेवाओं में पिछली भर्ती योजना के अनुसार पाली और नामांकन की मांग वाली याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये योजना राष्ट्रीय हित में और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि सशस्त्र बल बेहतर सुसज्जित हों। अग्निपथ योजना को 14 जून 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बनाए गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बीकानेर स्थित करणीय सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, बीकानेर मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित इस मौके पर मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे कार्यक्रम देश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और साथ ही राष्ट्रीय एकता को और मजबूत बनाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने भी डेनमार्क क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ से आज मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और डेनमार्क की राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत को G20 अध्यक्षता मिलने के साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को G20 देशों के सर्वोच्च ऑडिट संस्थानों की अध्यक्षता मिल गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने G20 देशों के ऑडिट संस्थानों के बीच ब्लू इकोनॉमी के मुद्दे पर बेहतर सहयोग का आह्वान किया है। एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी टिकट पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। ब्लू इकोनॉमी पर आज नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ब्लू इकोनॉमी के ऑडिट में G20 देशों के बीच बेहतर समन्वय बेहद महत्वपूर्ण है, जो सुशासन और जन कल्याण को और मजबूती देगा। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास आज असम के शिवसागर पहुंचा। जहाज में यात्रा कर रहे 28 पर्यटकों के समूह ने प्रसिद्ध तोला टोल घर और रंग घर का भ्रमण किया। पर्यटन ने रंग घर में एक विशेष बिहू नृत्य प्रदर्शन का पर्यटकों ने आनंद लिया।
देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान में पूर्व छात्रों के सालाना मिलन कार्यक्रम कनेक्शंस का 11वां संस्करण धूमधाम से मना। इस मौके पर तमाम मीडिया संस्थानों में काम कर रहे छात्र संस्थान में पहुंचे। इस दौरान कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन भी हुआ। शेयर बाजार आज लगातार 7वें दिन गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार में सेंसेक्स जहां 175 अंक लुढ़ककर 59,288.35 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई की निफ्टी में 73 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये 17,392 के स्तर पर आ गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 82.85 पर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी सर्राफा बाजार में सोना 185 रुपये की गिरावट के साथ 55,520 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमतों में भी प्रति किलो 798 रुपये की गिरावट आई। 1 किलो चांदी की कीमत 63,227 रुपये रह गई। भारतीय एयरटेल ने सोमवार को घोषणा की कि उसने जम्मू, कटरा, अनंतनाग, बारामूला और राजौरी में अपनी हाई स्पीड 5G सेवाएं शुरू की हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश के अब कुल 13 शहरों में इंटरनेट की हाई स्पीड सेवाएं शुरू हो गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 5,000 होने वाली है। नितिन गडकरी लंबे समय से सिटी ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग पर जोर देते रहे हैं। नितिन गडकरी ने ई मोबिलिटी वाहन और भविष्य की गतिशीलता पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में फ्लेक्स हाइब्रिड वाहनों के बाजार के लिए अपार संभावना है। अडानी ग्रुप की 10 में से 9 लिस्टेड कंपनियों में लाल निशान पर कारोबार हो रहा था। सोमवार को ग्रुप की 5 कंपनियों के शेयरों में तो 5% की टूट के साथ लोअर सर्किट लगा। वहीं ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में गिरावट देखने को मिली। भारत के घरेलू कोयला उत्पादन में पिछले 10 महीने में 16% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 के दौरान कोयला उत्पादन 698.25 मिलियन टन पहुंच गया है। एस्सार समूह ने ब्रिटेन और भारत में कम कार्बन उत्सर्जन की ऊर्जा बदलाव परियोजनाओं में अगले 5 साल के दौरान $3.6 अरब के निवेश की घोषणा की है। लेगी कार्लिले एविएशन पार्टनर्स स्पाइसजेट 7.5% हिस्सेदारी लेगी स्पाइसजेट की। कार्लाइल एविएशन पार्टनर्स कार्लाइन के $143 अरब के वैश्विक ऋण मंच की वाणिज्यिक विमानन निवेश एवं सेवा इकाई है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कैम्पबेल विल्सन ने कहा कि एयर इंडिया के साथ विस्तारा के एकीकरण की प्रक्रिया जारी है और अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई से मंजूरी का इंतजार है। स्मार्टफोन की दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक नोकिया ने बीते 60 सालों में पहली बार अपना लोगो बदला है। एलोन मस्क के ट्विटर ने शनिवार को 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। एलोन मस्क के कंपनी के पदभार संभालने के बाद से 8वीं बार कंपनी में कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाला गया है। नेपाल में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस बीच नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनवादी ने प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग इस सप्ताह भारत और मलेशिया की यात्रा करेंगी। वोंग ने कहा कि वो नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने समकक्षों से मिलने के लिए उत्सुक हैं। वो 2023 रायसीना डायलॉग में भी शामिल होंगी। न्यूजीलैंड चक्रवात गैब्रियल के बाद बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण कार्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय मदद के लिए अपील संबंधी एक योजना पर कार्य कर रहा है। न्यूजीलैंड इसी महीने इसका ऐलान कर सकता है। तूफान की चपेट में आने की वजह से बड़े पैमाने पर लोग बेघर हो गए थे, जबकि 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। विश्व बैंक की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने श्रीलंका को $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रॉस करेंसी स्वैप सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है, जिससे कि श्रीलंका आवश्यक आयात कर सके। रूसी सेना का कथित रूप से समर्थन चीन को महंगा पड़ गया है। अमेरिका ने रूसी निर्यातों में शामिल चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। चीन इन प्रतिबंधों की कड़ी आलोचना कर रहा है। चीन ने अमेरिका के इन प्रतिबंधों को अवैध करार दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीनी कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में चीन कड़े कदम उठाएगा। जापान के ओसाका में सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में किए गए बदलाव के विरोध में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। लोग रक्षा खर्च में संभावित वृद्धि, ओकिनावा द्वीपों पर मिसाइलों की तैनाती और आत्मरक्षा बलों का विस्तार का विरोध कर रहे थे।
इटली नाव हादसे में जान गंवाने वालों की ताबूतों को ले जाते देखा गया। रविवार को इटली में कैलाब्रिया के दक्षिणी शहर स्टेकाडो डी कैट्रो 1 के समुद्र तट के पास नाव टूटने की वजह से 58 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने कहा है कि ओहायो शहर में ट्रेन के पटरी से उतर जाने से जहरीले रसायनों के रिसाव से निकलने वाले कचरे को हटाने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। रविवार को नाइजीरिया में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान एक अजीब घटना घटी। मतदान प्रक्रिया के दौरान 15 लागोस के अलीमोशो के नजदीक एक मतदान केंद्र में 15 नकली मतदान अधिकारियों के घुसने की वजह से अव्यवस्था फैल गई। श्रीलंका में नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के हजारों सदस्यों ने कोलंबो में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार से अगले महीने स्थानीय सरकार के चुनाव निर्धारित किए जाने की मांग की। उत्तर कोरिया में देश की अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र को दुरुस्त करने के लिए किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के अधिकारियों की बैठक की। एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद और पापुआ न्यू गिनी के 2 शोधकर्ताओं को 20 दिन तक वीरान जगह पर 20 हथियारबंद लोगों की कड़ी सुरक्षा के बीच रखने के बाद रिहा कर दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के बड़े हिस्से में बर्फबारी और तूफान के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। घरों की बिजली गुल हो गई है। कुछ इलाकों में भूमि कटाव भी देखने को मिल रहा है। लॉस पड्रेस नेशनल फॉरेस्ट में सड़क पर अचानक पत्थर गिरने से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ। प्रशासन की तरफ से सड़क को बंद कर यातायात फिलहाल रोक दिया गया है। पिछले महीने आए तूफान की वजह से कई जगहों पर भूमि कटाव की समस्या सामने आ रही है। चीन के द्वारा रूस को घातक हथियारों की आपूर्ति के बीच अमेरिका ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने कहा कि उसके पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि चीन रूस को 100 ड्रोन सहित घातक हथियारों से लैस करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस को चीन के द्वारा इस प्रकार की सहायता एक बड़ी भूल होगी। अमेरिका और नाटो गठबंधन चीन को ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचने की सलाह दे रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने रविवार को कीव की यात्रा के दौरान यूक्रेन के प्रति समर्थन को दोहराया। उन्होंने इस युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान का भी आह्वान किया। मैक्सिको में लोगों ने सरकार द्वारा स्वतंत्र चुनावी प्राधिकरण की शक्तियों को कम करने के अधिकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह के परिवर्तन देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे वेलिंगटन टेस्ट में फॉलो ऑन खेलते हुए इंग्लैंड को 258 रन का लक्ष्य दिया गया है। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट पर 48 रन बना लिए। केन विलियमसन ने शानदार 132 रन की पारी खेली। विलियमसन न्यूजीलैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। 14वीं एशियन लॉन बॉल चैंपियनशिप में भारत ने प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय महिला तिकड़ी ने रजत पदक जीतने में कामयाबी पाई। महिला युगल और पुरुष एकल में भी भारत को रजत पदक हासिल हुए। स्टैंडजा मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 8 पदक अपने नाम किए। 3 भारतीय मुक्केबाजों ने रजत और 5 मुक्केबाजों ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत के लिए अनुपमा, अनामिका और गोविंद ने रजत पदक जीते। वहीं कला आईवनी, श्रुति, मोनिका, सचिन और विश्वामित्र ने कांस्य पदक को जीतने में सफलता पाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ईएफएल कप का खिताब जीत लिया है। रविवार की रात खेले गए खिताबी मुकाबले में मैन यू ने न्यूकासल यूनाइटेड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया। ला लीगा में शीर्ष पर चल रही बार्सिलोना को आश्चर्यजनक रूप से हार का सामना करना पड़ा है। लीग में काफी नीचे स्थित अल्मेरिया ने बार्सिलोना को 1-0 से हराया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने चेल्स की 2-0 से चेल्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ टॉटनहैम ने लीग की शीर्ष 4 टीमों में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सबसे अधिक सप्ताह तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जोकोविच ने स्टेफी ग्राफ को पीछे छोड़ा। ब्रिटेन के कैमरून नोरी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रियो ओपन का खिताब जीत लिया है। उन्होंने खिताबी मुकाबले में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को कड़े संघर्ष में 5-7, 6-4, 7-5 से हराया। आने वाली फिल्म बैड बॉय का पहला गाना तेरा हुआ रिलीज किया गया। अरिजीत सिंह और ज्योतिका टांगरी ने इस गाने में आवाज दी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।